दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं ना तो जहाँ पर आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं ना ही वहाँ पे समानता है। खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है। वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको काम के पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। और वहाँ की जो सेना है वो जंग में लगातार मरे जा रही है। और दूसरी तरफ वहाँ का शासक वर्ग मतलब वहाँ की रूलिंग क्लास जो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। एक ऐसे देश के अंदर आप क्या करेंगे, क्या हो सकता है? तो उसका सही जवाब है क्रांति। तो यही हुआ रशिया के अंदर 1917 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। ये क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कॉजेस थे, क्या इसके इम्पैक्ट पड़े। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो ये रूसी क्रांति होने से पहले, रशियन रिवॉल्यूशन होने से पहले रशिया के हालात कैसे थे? तो इस क्रांति से पहले रशिया के अंदर ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था और वहाँ का जो शासक था जार निकोलस सेकंड, उसका रूल चल रहा था। और उसके पास इनॉर्मस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पावर्स थी। पूरी तरीके से देश को कंट्रोल करता था। और जो देश है वो 3 मेजर क्लासेस में बटा हुआ था। पहली क्लास थी नोबेलिटी। नोबेलिटी के अंदर कोर्टिन्स आते थे जो राज दरबारी थे और रिच लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत सारे राइट्स थे और बहुत सारा पैसा था। दूसरा जो क्लास थी वो थी पीजेंट्स। ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल पीजेंट्स से रशिया के, ये सबसे बड़ी क्लास थी क्योंकि वहां पे खेतीबाड़ी काफी हुआ करते थे। तो वहां पे पीजेंट क्लास दूसरी क्लास थी। तीसरी क्लास थी इकोनॉमिक वर्कर्स, क्योंकि 20th सेंचुरी तक आते आते रशिया के अंदर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। और क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप हो चुकी थी और उनके लिए बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती थी। तो ये तीसरी क्लास थी इकोनॉमिक, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्ट्री वर्कर्स। अब हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन की। क्या कारण था जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति हुई? सबसे पहला कॉज था ऑटोक्रेटिक रूल। वहाँ का जो शासक था जार निकोलस सेकंड, वो काफी ऑप्रेसिव था। लोग उसके अत्याचारों से परेशान थे। ना तो लोगों को अधिकार मिल रखे थे, ना ही कोई इक्वालिटी थी वहाँ पर। लोगों को खाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो लोग चाहते थे राजा से कि वो कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए, कुछ सुधार लाए। लेकिन राजा जो है, रूलर जो है, वो किसी भी तरीके से कोई भी डिमांड सुनने को राजी नहीं था। दूसरा कॉज है पीजेंट्स प्रॉब्लम, क्योंकि रशिया मेनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, एक एग्रीकल्चर कंट्री था। ज़्यादातर लोग पीजेंट्स थे, किसान थे वहाँ पर जो ज़मीनों पे काम करते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, ज़मीन उनके नाम पे नहीं थी। राजा ने जो है ज़मीन सारी किसको दे रखी थी? जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, सिर्फ उन्हीं को दे रखी थी। जिसकी वजह से जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको अंडर में काम करना पड़ता था, जिसके उनको पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे, ना ही कोई लैंड राइट्स मिले हुए थे। तीसरे कॉज की हम बात करते हैं तो तीसरा कॉज है हमारा वर्कर्स प्रॉब्लम। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी वहां पे आ चुका था, फैक्ट्री सेटअप हो चुकी थी। उस फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, उस फैक्ट्रीज में काम करने के लिए काफी सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। और ये वर्कर्स वहां पे काम करते थे, बट उनकी हालात बहुत खराब थी। वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि उनको बहुत लो वेजेस पे काम करना पड़ रहा था, उनको पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे, उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स में कई घंटों काम करना पड़ता था उनको डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, या हम बोल सकते हैं कि अनसेफ थी। अगला कॉज है ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़। ये वो समय भी था, ये वो टाइम भी था जहाँ पर कार्ल मार्क्स और लेनिन के काफ़ी सारे विचार थे जो वर्कर्स के फेवर में थे, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बात करते थे, जो लोगों को अधिकार और इक्वालिटी देने की बात करते थे। तो ये काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे और आगे चल के इन्होंने काफ़ी हद तक इंस्पायर किया लोगों को रिवॉल्यूशन करने के लिए। अगला कॉज है 1905 1905 का रिवॉल्यूशन। एक छोटा सा रिवॉल्यूशन था जो कि 22 जनवरी 1905 को संडे वाले दिन हुआ। और इसका एम बहुत सिंपल सा था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जहां पर काफी सारे हजारों वर्कर्स इकट्ठे हुए और वो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ मार्च कर रहे थे अपनी छोटी सी मांगों को लेकर, ताकि राजा उनकी डिमांड्स को सुन सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ, वहां की जो आर्मी थी, राजा ने उनको ऑर्डर दिया कि उन्हें ओपन फायर कर दिया, जिसमें काफी सारे लोग प्रोटेस्टर्स मारे गए वहां पर। और नतीजा क्या निकला? हालांकि इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसका नतीजा निकला कि इससे गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और आगे चल के इसने एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप लिया। आखिरी कॉज की बात करें तो वो है वर्ल्ड वॉर वन, और ये सबसे मेजर कॉज भी माना जाता है रशिया रिवॉल्यूशन के पीछे। क्यों? इस वॉर के अंदर पूरी तरीके से रशिया एंगेज हो चुका था, शामिल हो चुका था। जर्मनी और उसके खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि शुरुआत में तो रशिया को काफी हद तक विक्ट्री मिली, जीत मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जंग के अंदर
रशिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए, काफ़ी सारे जवान मारे गए। इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, काफ़ी सारा पैसा वॉर के अंदर खर्च हो चुका था। नतीजा क्या निकला? देश के अंदर खाने की कमी हो गई, फूड की, फ्यूल की, क्लॉथ्स की, जितनी बेसिक चीज़ें थी उन सब की भी कमी हो गई। तो लोगों की मांग थी कि राजा इस जंग को खत्म करे, वर्ल्ड वॉर 1 से अपना नाम वापस ले, रशिया को नाम वापस ले और अपने देश के हालात को सुधारने पे काम करे। बट जो निकोलस जार था वो किसी भी कीमत पर अड़ा हुआ था कि मैं इस वॉर से पीछे नहीं हटूंगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो इन सभी कॉजेज की वजह से वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की 1917 के अंदर, 1917 के अंदर, जिसको हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रांति थी, जो रिवॉल्यूशन था, वो 2 फेजेस में बटा हुआ था। पहला फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और दूसरा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। पहले हम बात करते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन 1917 की। इस रिवॉल्यूशन के अंदर क्या था? इस रिवॉल्यूशन के अंदर लोग पूरी तरीके से, जो वर्कर्स थे वो लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने ही रूलर के खिलाफ आंदोलन कर दिया, बहुत ही लार्ज स्केल पे। और जैसा कि हर बार होता था, राजा ने क्या किया? दोबारा से अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप जाओ, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर गोलियां चलाओ और उनको खत्म कर दो, पूरे प्रोटेस्ट को खत्म कर दो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस बार जो सोल्जर्स थे उन्होंने हमला करने से, फायरिंग करने से मना कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि खुद सोल्जर्स भी तो परेशान थे राजा के रूल से, क्योंकि वो भी लगातार जंग में मारे जा रहे थे, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो सोल्जर्स ने क्या किया? प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग करने से मना कर दी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हुआ इस क्रांति का, क्योंकि इसके बाद निकोलस जार को अपनी पोजीशन को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ से आर्मी जा चुकी थी। क्योंकि इस आर्मी का इस्तेमाल ही बार बार वो करता था किसी भी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, वही उसके हाथ से जा चुकी थी। तो मजबूरन रिजल्ट क्या निकला इसका? मजबूरन जो वहाँ का राजा था निकोलस जार, उसको अपने पोस्ट को, अपनी पावर को त्यागना पड़ा, खत्म करना पड़ा। तो कुल मिला के जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, इसका एंड क्या निकला, इसका ओवरव्यू क्या निकला? इसका ओवरव्यू था कि निकोलस जार की सत्ता का खत्म होना। अभी सत्ता खत्म हो गई, निकोलस जार अपने पद से हट गया। अब एक नई सरकार बनी वहां पे, प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक अस्थायी सरकार, एक कार्यकारी सरकार उस वक्त, जिसका काम था कि लोगों की जो डिमांड्स है उनको पूरा करना। अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी तो वही थे जो पहले राजा के कोर्ट में हुआ करते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। हालांकि ये जो सरकार थी उसने काफ़ी हद तक लोगों को ये होप दी कि वो लोगों की जो है इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लोगों को काफ़ी सारे अधिकार देगा और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेगा। लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी गलती क्या थी? वही जो निकोलस जार ने की, टू कंटिन्यू द पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया इन वर्ल्ड वॉर 1। और यही मैंने आपको बताया था कि सबसे मेजर कॉज था, मतलब हम बोल सकते हैं विवाद की सबसे बड़ी जड़ तो यही थी कि लोग परेशान थे कि सरकार या राजा जो है वॉर से नाम वापस ले और अपने देश पे ध्यान दे। लेकिन इस सरकार ने भी यही किया, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेशन अपना कंटिन्यू रखा। इसीलिए ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो सरकार तो बनी, लेकिन रशिया के हालात में कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे जो वहाँ के लोग थे उनकी उम्मीदें प्रोविजनल गवर्नमेंट से खत्म होती जा रही थी, क्योंकि सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसी टाइम पर वहाँ के एक लीडर का इमरजेंस हुआ, इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांग रखना शुरू कर दी। वो मांगी थी, सबसे पहली मांग तो यही थी उनकी, टू एंड द वॉर, कि जंग से जल्दी जल्दी खत्म करो। दूसरा, गिव द लैंड टू पीजेंट्स। तीसरी मांग थी, प्रोवाइड द फूड टू द पीपल। और चौथी मांग थी, ट्रांसफर द पावर टू द सोवियत। अब ये कुछ बेसिक मांग थी लोगों की और लेनिन की, जो उन्होंने सरकार के सामने रखी। और इसके अंदर एक बहुत फेमस नारा था जो लेनिन ने दिया, वो नारा था ब्रेड, लैंड एंड पीस। तो इस नारे ने, ये नारा बहुत पॉपुलर है रशिया के अंदर, और इसने ही नींव रखी सेकेंड फेज के रिवॉल्यूशन की, जिसको हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब अक्टूबर आ चुका था और अक्टूबर आते आते रशिया के अंदर एक और ग्रुप इमर्ज हुआ, जिसको हम लोग पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जान सकते हैं, या फिर
बॉल्शेविक के नाम से भी जान सकते हैं। और आगे चल के यही एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी लेनिन की लीडरशिप में, और इसी पार्टी ने वहाँ की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एक और आंदोलन कर दिया, जिसको हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो लोगों की उम्मीद तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट से भी, तो उन्होंने ये जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, सेकेंड फेज का आंदोलन था। और इस रिवॉल्यूशन का कंक्लूजन क्या निकल के आया? इस रिवॉल्यूशन के कंक्लूजन ये थे कि जो सोवियत थे, जो पेट्रोग्रेड्स थे, उन्होंने विंटर पैलेस पे कब्जा कर लिया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो अगर आप आसान भाषा में समझोगे इन दोनों फेजेस को, तो पहले फेज का कंक्लूजन निकल के आया कि लोगों ने राजा को सत्ता से हटा दिया, और दूसरे फेज का जो कंक्लूजन निकल के आया कि लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को सत्ता से हटा दिया, और शासन किसका आया? अब सोवियट्स का, बॉल्शेविक्स का। अब हम जानते हैं कि इस क्रांति के खत्म होने के बाद क्या हुआ। तो इस क्रांति के खत्म होने के बाद सबसे पहला तो वहां पर बॉल्शेविक की सरकार बनी। यही वही ग्रुप है जो प्रोविजनल सरकार के खिलाफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के अंदर पूरी तरीके से एक्टिव था। तो बॉल्शेविक की सरकार बनी और उन्होंने सबसे पहले तो जंग के अंदर रशिया का नाम वापस लिया, वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया की एग्जिट हुई। दूसरा, वहां पर लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दी, जिसके तहत जमींदारों से जमीनें को छीन के जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, हम बोल सकते हैं जो पीजेंट्स थे, उनको देना शुरू कर दी। और तीसरा, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स थे उन सबको सरकार ने अपने अंडरटेकिंग में लिया और उनके अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए। हालांकि यहाँ पे मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग अब भी रशिया के अंदर ऐसे थे जो बॉल्शेविक की सरकार को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, और नतीजा निकला वहां पर एक सिविल वॉर जो दो ग्रुप्स के बीच में हुई। एक तो यही बॉल्शेविक रेड और दूसरे उनके अपोनेंट्स थे व्हाइट्स। तो इनके बीच में काफी साल तक रशिया के अंदर सिविल वॉर चलती रही। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन की किसके क्या इम्पैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आई। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो इस रिवॉल्यूशन का ये था कि एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, जो निकोलस जार की सरकार चलती आ रही थी, जो उसका शासन चलता हुआ आ रहा था, उसका अंत हुआ। दूसरा कॉन्सिक्वेंस था राइज ऑफ बॉल्शेविक्स। रशिया के अंदर एक नई पार्टी इमर्ज हुई जो कि क्रांतिकारी पार्टी थी, क्रांति से इमर्ज होकर आई थी। तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं बॉल्शेविक पार्टी का इमर्जेंस हुआ रशिया के अंदर। तीसरा जो इम्पैक्ट था वो था क्रिएशन ऑफ द सोवियत स्टेट्स। मतलब हालांकि मैंने आपको बताया था कि 1917 की खत्म होने के बाद वहां पर सिविल वॉर चल रहा था, लेकिन सिविल वॉर खत्म हुआ और फाइनली 1922 के अंदर काफी सारे स्टेट्स एक साथ जुड़े जिन्होंने इन कम्युनिस्ट और सोवियत आइडियाज को फॉलो किया, और उन सब ने मिला के एक नई महाशक्ति का गठन किया। उसको हम बोलते हैं यूएसएसआर 1922 के अंदर। अगला जो कॉन्सिक्वेंस था वो था स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियाज। ये जो सोवियत रिवॉल्यूशन के बाद ये जो कम्युनिस्ट आइडियाज थे उन्होंने सिर्फ रशिया को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट आइडियाज फैलना शुरू हुए। और हम देखेंगे धीरे धीरे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते रशिया जो है, या हम बोल सकते हैं सोवियत यूनियन जो है, यूएसएसआर जो है, एक बहुत बड़ी महाशक्ति मतलब सुपर पावर के रूप में इमर्ज होकर आया। तो ये था रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि आसान भाषा में समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और भी ऐसी आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।